बीएड सेकेंड में ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम, उसमें चैप्टर है यूनिट दूसरा है भाषा तथा वाचन वाचन या पाठन या पढ़ना बोल सकते हैं। इसमें पढ़ते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। भाषा क्या है? भाषा की प्रकृति व विशेषताओं की विशेषताओं की विस्तृत या विस्तार से व्याख्या कीजिए। भाषा को परिभाषित कीजिए। भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट है ये, जो कि 2020 और 19 में आया है। भाषा का अर्थ, भाषा क्या है, इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार एवं मत अलग अलग तरीके से व्यक्त किए हैं। साधारणतया भाषा शब्द का प्रयोग विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थों में देखे एवं सुने जाते हैं। उदाहरण के लिए मानव परस्पर विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं वे सभी भाषा कहलाते हैं। पशु तथा पक्षी जिस ध्वनि का प्रयोग करके अपने विविध भावों को व्यक्त करते हैं उसे पशुओं एवं पक्षियों की भाषा कहा जाता है। मानव जो भाषा है मानव भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह विचार विनिमय का साधन है। यह भाव विचार अनुभव आदि को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। भाषा की कुछ परिभाषा निम्न परिभाषा अग्रलिखित हैं। परिभाषा देखते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। काव्यादर्श के अनुसार यह समस्त लोक यानी तीनों लोक अंधकारमय हो जाते हैं यदि शब्द रूपी ज्योति यानी भाषा से यह संसार प्रदीप्त न होता। अशास्त्रीय अर्थों में देखते हैं इसमें हम विचार की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन व्यक्त वर्णों ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। सुप्रसिद्ध विद्वान कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार पर स्पष्टतया समझ सकता है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। प्रसिद्ध भाषाविद स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। ब्लॉक तथा ट्रेजर के अनुसार भाषा उन व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिनके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। उपयुक्त भाषाओं से उपयुक्त जो परिभाषाएं हैं यानी उपयुक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। इन ध्वनि संकेतों से भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ये ध्वनि संकेत रूढ़ तथा परंपरागत होते हैं परंतु आवश्यकता अनुसार नए भी बनते रहते हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ग एवं समाज के ध्वनि संकेत दूसरे वर्ग या समाज के ध्वनि संकेतों से पृथक होते हैं। भाषा की प्रकृति, भाषा विचार प्रकट जो भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। यानी भाषा विचार का अटूट संबंध होता है। यानी भाषा का विचार से अटूट संबंध होता है। इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। विचार के अभाव में भाषा का कोई मूल्य नहीं होता। भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन
यानी भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है और भाषा के रूप में प्रयुक्त संकेतों द्वारा समाज के सदस्य अपने भाव प्रकाशित व आपसी विचार विनिमय करते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति। भाषा का वंशानुक्रम से संबंध नहीं होता। बालक प्रारंभ से अपने वातावरण से सीखने का प्रयत्न करता। वह जिन लोगों के बीच रहता उन्हीं का अनुकरण कर उनकी भाषा सीख लेता है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है, ये बात सही है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ग्रहण की जाती है। इसके मूल रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो कर सकते हैं। भाषा की विशेषताएं। यानी भाषा की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। भाषा शुरू में स्थूल होती है, लेकिन धीरे धीरे वह सूक्ष्म भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म तथा अप्रौढ़ से प्रौढ़ होती जाती है। परंतु ये सभी बातें प्रयोग पर भी निर्भर करती हैं। समकालीन हिंदी प्राचीन समय की हिंदी की तुलना में सूक्ष्म प्रौढ़ है, लेकिन संस्कृति की तुलना में उसे सूक्ष्म तथा प्रौढ़ नहीं कहा जा सकता। और सत्यता यही है कि मनुष्य न्यूनतम श्रम में महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है। और व्याकरण में यह भी नियम लागू होता है कि इसके अंतर्गत आरंभ में तो अनेक रूपों तथा अपवादों की अधिकता थी, परंतु धीरे धीरे अधिक आधुनिक भाषाओं तक आते आते नियम बनाकर यानी जो बनाकर कम रूप कम हो गए और अपवादों की अधिकता भी कम हो गई। भाषा यानी पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ विद्वानों को मानना है कि भाषा पैतृक संपत्ति है, क्योंकि पिता की भाषा पुत्रों को मिलती है। अर्थात जिस प्रकार पैतृक संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, उसी प्रकार भाषा उसी धरोहर के रूप में मिल जाती है। परंतु यह मत सत्य नहीं है। अगर किसी बच्चे जो बच्चा होता है ना, सच्चे भारतीय बच्चे को जन्म के कुछ दिन पश्चात पालन पोषण के इंग्लैंड भेज दिया जाए तो वह अपनी भाषा यानी वह जो होता है, जो बच्चा है, वहाँ पर भारतीय भाषा नहीं बोल सकेगा। वहाँ उसकी मातृभाषा अंग्रेजी ही होगी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति रही होती तो यह बालक भारतीय भाषा ही बोलता। भाषा परंपरागत और अर्जित। भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती, अर्थात यह कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अंतिम रूप अमुक है। भाषा अनुकरणीय है। भाषा का अर्जन जो है अनुकरण द्वारा होता है। बच्चे के सामने माँ रोटी को रोटी कहती है, वह उसे सुनता और धीरे धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयत्न करता। भाषा चिर परिवर्तनशील है। सामान्य रूप में भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जाता है। लिखित रूप में तो उसके पीछे ही चलता है। मौखिक भाषा को व्यक्त अनुकरण द्वारा सीखता है और भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। आरंभिक मान्यता थी कि भाषा वियोगावस्था से संयोगावस्था की ओर जाती है, यानी की ओर जाती है। और कुछ व्यक्तियों का विचार था कि भाषा दोनों परिस्थितियों से गुजरती है, परंतु अब दोनों ही विचारों में कोई तथ्य नहीं रह गया। भाषा के सिद्धांत। बालक में भाषा का विकास किस प्रकार होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों व भाषा विशेषज्ञों ने प्रयास किया है। भाषा का विकास स्वतः होता है। पहला सिद्धांत
कोमोस्की द्वारा दिया गया। उसके अनुसार बालक में आंतरिक योग्यता होती है जिससे वह स्वतः भाषा सीख लेता है और भाषा वातावरण में सीखी जाती है। इस सिद्धांतों को स्किनर ने दिया है। उनके अनुसार एक निश्चित वातावरण में बालक भाषा को सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखता है। जब बालक की भाषा संबंधी प्रक्रिया बार बार पुनरावृत्त होती है और तो उस पुनर्वलन के कारण बालक उस प्रक्रिया को देना सीख जाता है और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनेक मनोवैज्ञानिकों और भाषाविद यह मानते हैं कि भाषा को बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं जब वे दूसरों को बोलता देखते हैं। उक्त तीनों सिद्धांतों को देखने से प्रतीत होता है कि बालक में भाषा का विकास तीनों सिद्धांतों के द्वारा होता है। बालक में नैसर्गिक रूप से बोलने की क्षमता, इस क्षमता के कारण यह वातावरण में बोली जा रही भाषा का अनुकरण करता है। भाषा का महत्व मानव जिस शक्ति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ वह शक्ति भाषा की शक्ति है। संसार के अन्य प्राणियों के पास अपनी अपनी भाषाएं, परंतु विचार प्रधान भाषा केवल मानव के पास ही है और भाषा विचार विनिमय का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है और भाषा ही शिक्षा एवं ज्ञान का प्रमुख आधार है। लिपि की सहायता से भाषा में स्थायित्व आ गया है और बिना भाषा के शिक्षा व ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। रायबर्न के अनुसार मातृभाषा एक उपकरण है, आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान का एक स्रोत है, रुचियों एवं अनुभूतियों का एक निदेशक और विधाता द्वारा मनुष्य को दी हुई उस सर्वोत्तम शक्ति के प्रयोग का साधन है और जिसके द्वारा हम उस भगवान के निकटतम पहुँचते हैं। वर्ट के अनुसार भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। रायबर्न ने लिखा है, बौद्धिक विकास, ज्ञान, बुद्धि, आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास ज्ञान के बिना असंभव है। भावात्मक जीवन का विकास भी मातृभाषा यानी मातृ शिक्षा पर ही निर्भर है और माइकल बेस्ट ने कहा है कि भाषा ही वह तत्व है जिससे हमारी आत्मा का गठन होता है और पई महोदय ने कहा है कि भाषा का इतिहास ही सभ्यता का इतिहास है क्योंकि मानव संस्कृति, सभ्यता, दर्शन तथा इतिहास आदि का स्पष्ट चित्रण हमारी भाषाओं के माध्यम से ही प्रतिबिंबित होता है। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षा व ज्ञान का स्रोत है। इसके द्वारा मानव जाति एक समाज के साथ साथ एक राष्ट्र से बंधी होती है। मानव का शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास, व्यक्तित्व का विकास भाषा के विकास से ही संभव है। साथ ही हमें एक दूसरे के विचार, भाव एवं अनुभवों का पता लगाने एवं उनके अवगत होने के लिए एक दूसरे की भाषा को सीखना अति आवश्यक है। भाषा को परिभाषित कीजिए। भाषा से अभिप्राय, विचारों एवं भावों का व्यक्तीकरण प्रमुख रूप से स्रोत, ग्राह्य ध्वनि चिन्हों से प्रभावित होता है। गौण रूप से दर्शन, संकेत या स्पर्श द्वारा, ग्राह्य लेख, मुद्रण आदि से है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहले इसमें देखते हैं कथित भाषा, लिखित भाषा। वाचन का क्या अर्थ है? वाचन का अर्थ है पढ़ना, पाठ करना, उच्चारण करना। वाचन कितने प्रकार का होता है? वाचन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है।
सस्वर वाचन, मौन वाचन, अध्ययन वाचन। मौन वाचन से क्या अभिप्राय है? मौन वाचन का स्थूल रूप में अर्थ है बिना होठ हिलाए चुपचाप पढ़ना। मौन वाचन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य शांतिपूर्ण वातावरण में चुपचाप पढ़ते हुए अधिक से अधिक अर्थ ग्रहण करना। मौन वाचन का उद्देश्य बालकों की मनन तथा तार्किक शक्ति को विकसित करना। मौन वाचन के भेद बताइए। मौन वाचन के भेद हैं त्वरित मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन। आयोग वह मौन वाचन परीक्षण में कितने कारक समाहित हैं? केवल संख्या बताएं। 3 है। फोनोलॉजी यानी फोनोलॉजी क्या है? हिंदी में प्राथमिक ध्वनियों के विज्ञान को फोनोलॉजी कहते हैं। सस्वर वाचन क्या है? स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहा जाता है। इसमें छात्र पढ़ने के साथ साथ बोलना भी जानता है। वाचन यानी पढ़ने के विभिन्न प्रकार। सस्वर वाचन यानी जो प्रमुखता वाचन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, यानी सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन यानी पढ़ने का अर्थ, यानी सस्वर यानी स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहा जाता है। इसमें छात्र पढ़ने के साथ साथ बोलना भी जानता है। इसमें 4 प्रतिक्रियाएं सम्मिलित हैं। लिपिबद्ध अक्षरों को देखना, पहचानना, शब्दों को समझना एवं उच्चारण करना तथा अर्थ ग्रहण करना। सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन। बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है कि जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें या बोलें, जैसे प्रार्थना को बालकों द्वारा एक साथ बोलकर मिलकर बोलना है। और दोस्तों इसे पूरा पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है। आगे और वेरी इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाते हैं। मौन वाचन से क्या आप समझते हैं? और मौन वाचन से मौन वाचन है, इसकी आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखते हैं इसमें। मौन वाचन यानी पढ़ने का अर्थ। मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट। मौन का अर्थ बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात न होने पाए कि कहीं और क्या पढ़ा जा रहा है। ही मौन वाचन, जो पढ़ा जा रहा है मौन रूप से, उसे मौन वाचन ही कहते हैं। सस्वर वाचन से ठीक उल्टा है। और सस्वर वाचन में उच्चारण की शुद्धता, अशुद्धता सब कुछ वाचन के साथ ही ज्ञात होती जाती है, इसमें नहीं। मौन वाचन को हम वैयक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार का बताते अवश्य हैं, परंतु यथार्थ में यह वैयक्तिक होता है। सामूहिक तो इसीलिए कह देते हैं कि ये पूरी कक्षा को एक साथ कराया जा सकता है, जिसमें एक छात्र अपनी अपनी गति के अनुसार पठित अंश को पढ़ते हैं। मौन वाचन पढ़ने की आवश्यकता। मौन वाचन पढ़ने की आवश्यकता देखते हैं। मौन वाचन प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन अपनी अपनी गति से कर सकता है और अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु मौन वाचन का अभ्यास आवश्यक है। मौन वाचन पढ़ने यानी मौन वाचन या पढ़ने का महत्व। वाचन मीन्स पढ़ने होता है और इसमें देखते हैं मौन वाचन की महत्व।
मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। इसमें स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से वाचन किया जा सकता है और इसमें व्यक्ति या बालक की क्षमताओं एवं योग्यताओं का पूरा उपयोग किया जा सकता है। मौन वाचन यानी जो वाचन में पढ़ना होता है, यानी मौन वाचन में सहायक कारक ऊपर मौन वाचन से संबंधित उसके अर्थ, आवश्यकता, महत्व और उद्देश्यों पर विचार किया गया। इसमें देखते हैं शांतिमय वातावरण, अशांत वातावरण में मौन वाचन संभव नहीं। कोलाहल ध्यान को विकेंद्रित करता है, अतः कोलाहल और मौन वाचन में कोई संबंध नहीं। इस दृष्टि से मौन वाचन का स्थान यथा असंभव शांत होना चाहिए। चित्तवृत्ति की स्थिरता, चित्तवृत्ति की चंचलता भी मौन वाचन में बाधक है। साथ ही कोई भी पाठ उस समय तक समझ में नहीं आता जब तक एकाग्रचित्त होकर किसी पाठ को ना पढ़ा जाए। मौन वाचन में ध्यान की एकाग्रता भी आवश्यक है। व्याकरण के नियमों की जानकारी, कभी कभी ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें विराम चिन्हों को इधर से उधर कर देने पर पूरे वाक्य का आशय ही बदल जाता है। उदाहरण के लिए, श्याम क्या पढ़ रहा है और क्या श्याम पढ़ रहा है, इसमें देखो कितना अंतर आ गया। ऐसे ही विषय वस्तु का समुचित ज्ञान, ऊपर की सुविधा और गुण बालक को भले ही उपलब्ध हों, लेकिन यदि उसे पठित अंश के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों के अर्थ ज्ञात नहीं तो सब कुछ बेकार है। और ऊपर जिन बातों का उल्लेख किया गया उनकी कितनी ही पूर्णता क्यों न हो, कुशल शिक्षण के अभाव में हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभावशाली पाठन की व्यहू रचनाओं की व्याख्या कीजिए। वाचन शब्दों को परिभाषित कीजिए। प्रभावी वाचन के लिए विभिन्न रणनीतियों को इंगित कीजिए। देखते हैं वाचन का अर्थ तो पिछले पढ़ लिया है, उसमें देख लेना, आगे देखते हैं। इसमें वाचन की परिभाषा, राम शकल पांडे ने वाचन पठन को परिभाषित करते हुए लिखा है, पठन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। वाचन यानी पठन को इस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है, लिखित भाषा का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की क्रिया का वाचन यानी पठन कहते हैं। प्रभावशाली पठन की व्यहू रचना, देखो और कहो विधि। इसमें प्रभावशाली पठन की प्रमुख व्यहू रचना है। इस देखो और कहो विधि में इस विधि के अनुसार सार्थक शब्दों के अर्थ की शिक्षा दी जाती है, जैसे चाचा, दादा आदि। इस विधि द्वारा बालकों का मनोरंजन भी होता रहता है। इस विधि में चित्रों की सहायता से शब्द सिखाए जाते हैं। उदाहरण, कमल का चित्र दिखाकर कमल शब्द पढ़ाना सिखाया जाता। अक्षर बोध विधि, इस विधि के अनुसार पहले स्वर, व्यंजक, मात्राएं और फिर सार्थक शब्द सिखाए जाते हैं। ये तार्किक क्रम है। अब संपूर्ण वर्णमाला का बोध इसी विधि से कराया जाता है। चित्तवृत्ति की स्थिरता, चित्तवृत्ति की चंचलता भी मौन वाचन में बाधक है। और साथ ही कोई भी पाठ उस समय तक समझ नहीं आता जब तक एकाग्रचित्त होकर किसी पाठ को ना पढ़ा जाए। व्याकरण के नियमों की जानकारी, कभी कभी ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें विराम चिन्हों को इधर से उधर कर देने पर पूरे वाक्य का आशय ही बदल जाता है। भाषा का विकास स्वतः होता है। मौन वाचन एवं सस्वर वाचन में भेद कीजिए। मौन वाचन एवं सस्वर वाचन में ली जाने वाली सावधानियों को बताइए। मौन वाचन के प्रकार देखते हैं।
मौन वाचन के निम्नलिखित दो प्रकार हैं, गंभीर मौन वाचन तथा त्वरित मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन का अर्थ प्रत्येक शब्द, वाक्य तथा भाव पर गंभीरतापूर्वक विचार अथवा मनन करना। वाचन का प्रयोग सदैव दृष्टि में रहना चाहिए। पूरी बात को पढ़ चुकने पर उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। त्वरित मौन वाचन का उद्देश्य विशेष रूप से मनोरंजन की प्राप्ति है। पुस्तकालय अथवा घर पर विभिन्न पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों का पढ़ना इस प्रकार के मौन पाठ के अंतर्गत आता है। मौन वाचन के गुण अथवा लाभ। मौन वाचन में सस्वर वाचन से बहुत अधिक पढ़ा जा सकता है। बालक में थोड़े समय में अधिक पढ़ने की आदत पड़ जाती है। मौन वाचन में केवल मस्तिष्क और आंखों पर बल पड़ता है। ज्ञानेंद्रियां शांत रूप से कार्य करती हैं। मौन पाठ के महत्व पर ब्रायन ने लिखा है कि मौन वाचन में निश्चित रूप से मितव्ययिता है। यह प्रतिदिन के जीवन कार्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है। मौन वाचन के दूसरे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण भी सही छात्र मौन वाचन से लाभान्वित नहीं हो पाते। कुछ विद्यार्थी सुनकर शीघ्र समझ लेते हैं और कुछ देखकर, किंतु संभवतः सुनने वाले की संख्या देखकर शीघ्र समझने वाले की अपेक्षा अधिक कही गई, क्योंकि मौन वाचन में सुनने की कोई क्रिया नहीं होती, अतः अधिकतर विद्यार्थी इससे लाभ नहीं उठा सकते। और इसमें क्योंकि सस्वर वाचन नहीं होता, अतः इस विधि से विद्यार्थियों में उच्चारण संबंधी त्रुटियों पर परिष्कार संभव नहीं है। सस्वर वाचन तथा मौन वाचन में विभेद। सस्वर वाचन और मौन वाचन में विभेद देखते अंतर क्या है। सस्वर वाचन में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है। मौन वाचन में उच्चारण के लिए कोई अवसर नहीं होता और सस्वर वाचन शिक्षण के लिए अनेक विधियों, प्रविधियों तथा माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरबोध, कहानी, अनुकरण, ध्वनि, साम्य, संगीत, देखो और कहो विधि का उपयोग किया जाता है। मौन वाचन की अवस्था को शिक्षण की परिपाक अवस्था भी कहते हैं। इसमें छात्रों को अपनी गति से वाचन तथा बोधगम्य करने का अवसर मिलता है। छात्रों को मौन वाचन में अधिक स्वतंत्रता होती है। सस्वर वाचन व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से किया जाता है और मौन वाचन शिक्षक द्वारा रोक टोक नहीं की जाती। इसमें झिझक का भी अवसर नहीं होता और सस्वर वाचन में उच्चारण, लय, गति, उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया जाता। मौन वाचन में भाषा, कल्याण, प्रसंग, साहित्य को विधाओं, शैली, चरित्र, भाव की पहचान भी करता है। मौन वाचन एवं सस्वर वाचन में ली जाने वाली सावधानियाँ। जब बालक बोल रहा हो उस समय टोकना नहीं चाहिए। वाचन में अशुद्धियाँ, उच्चारण में अशुद्धियाँ होने पर वार्ता अथवा वाचन को रोकना नहीं चाहिए। बाद में वाचन की अशुद्धियों का सुधार करने का प्रयास स्वाभाविक ढंग से करना चाहिए और छात्रों को उपयोगी पुस्तकों, कहानियों तथा पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जाए। वाचन से पूर्व तैयारी आवश्यक होती है। पठन में स्कीमा सिद्धांत का निरूपण कीजिए। देखते हैं। पठन की स्कीमा सिद्धांत यानी सामाजिक बोध वस्तुतः विभिन्न प्रकार की स्कीमों पर निर्भर करता है। इसका आशय यह है कि हम परिवेश में विभिन्न घटकों के बारे में अलग अलग प्रकार के मानसिक चित्र बना लेते हैं। इनका हमारे भाव, विचार तथा कार्यों पर स्पष्टता प्रभाव पड़ता है। वैसे यह आवश्यक नहीं कि हमारे द्वारा निर्मित स्कीमा वस्तुनिष्ठ ही हो, और यदि ऐसा है तो सामाजिक बोध की शुद्धता
प्रश्न चिन्ह हो जाती है। संक्षेप में स्कीमा वह मानसिक साँचा है जो किसी विषय वस्तु के बारे में निर्मित होता है। उससे हमें सामाजिक सूचनाओं को संगठित करने में सहायता प्राप्त होती है और इससे स्पष्ट होता है कि स्कीमा हमारे सामाजिक व्यवहार तथा विभिन्न वस्तुओं, विचारों एवं व्यक्तियों के प्रति हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। स्कीमा मानसिक संरचनाएं हैं। इन्हीं के संदर्भ में हम किसी वस्तु या सूचना की व्याख्या करते हैं। स्कीमा का निर्माण अनुभव पर आधारित है। स्कीमा का स्वरूप व्यक्ति की संस्कृति द्वारा होता है। एक बार स्कीमा निर्मित हो जाने पर उसका हमारे सामाजिक व्यवहार पर प्रबल रूप से प्रभाव पड़ता रहता है। स्कीमा के प्रभाव जो हैं हमारे जीवन में स्कीमा का प्रभाव अनेक रूपों में देखने को मिलता है। शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि स्कीमा का हमारी 3 बोधात्मक प्रक्रियाओं पर प्रबल रूप से प्रभाव पड़ता है: आवेदन, कूट संकेतन और पुनरुद्धार। इसमें अवधान का आशय किसी सूचना या वस्तु का अवबोध करने या सूचना ग्रहण करने से है। कूट संकेत का आशय उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा हम किसी सूचना को स्मृति में भंडारित करते हैं। अंत में पुनरुद्धार यानी पुनर्स्मरण का आशय स्मृति में भंडारित सूचना को आवश्यकता अनुसार उपयोग करने से है। जैसे किसी सूचना या अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कोई अवधारणा या प्रभावकलन निर्मित करना। व्यक्ति के जीवन में निर्मित स्कीमा का उपयुक्त तीनों प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। जैसे ऐसी सूचनाएं जो स्कीमा के सदृश होती हैं उन पर ध्यान सरलता से जाता है। स्कीमा का प्रभाव कूट संकेतन पर भी पड़ता है जो कि सूचना हमारे स्कीमा के अनुरूप होती है। स्कीमा एवं आत्म परिपोषक भावी व्यक्ति। स्कीमा का स्वरूप आत्म संपुष्ट होता है और व्यक्ति अपनी स्कीमा के अनुसार ही वस्तुओं, व्यक्तियों या विचारों की व्याख्या करता है और उसने जो धारणा बना रखी है उसे ही सही उचित मानता है। इसे आत्म परितोषक भविष्य व्यक्ति कहा जाता है। रोजेनथल एवं रोकानवसन ने अध्ययन में पाया कि एक स्कूल में अध्यापकों की धारणा अल्पसंख्यक बच्चों के प्रति अच्छी नहीं थी और वे उसके प्रति अपने नकारात्मक स्कीमा के अनुसार ही व्यवहार करते थे। इन्होंने बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया और अध्यापकों को बताया कि अमुक बच्चे बहुत मेधावी हैं। इनका परिणाम यह रहा कि अध्यापकों का ध्यान उन पर अधिक केंद्रित होने लगा। 8 माह बाद बच्चों का पुनः परीक्षण किया गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। उच्चारण कौशल क्या है? उच्चारण कौशल हिंदी भाषा का क्षेत्र अधिक व्यापक है। कई प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी है परंतु वाचन में हिंदी का उपयोग करते हैं, अतः उच्चारण में स्थानीय भाषा अधिक प्रभाव अधिक है। उच्चारण शिक्षा का अतीत काल में विशेष महत्व रहा है। भाषा विकास में बोलने का महत्व।